बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पार्ट वन में मॉर्गेज के हवाले से हमने बात की थी कि जब आप बैंक के पास अपनी ज़मीन रखते हैं, जिसे गालिबन गिरवी भी कहा जाता है, बैंक के पास रख के और उसके अगेंस्ट आप कर्जा हासिल करते हैं, तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। तो मिर्ज़ा खुर्रम शहजाद अनवर एडवोकेट साहब ने उस पर रोशनी डाली, क्योंकि वो इस अमल में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या उस पे एक लीगल ओपिनियन बैंक लेता है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्री करवाई जाती है मॉर्गेज डीड की। तो उस अमल तक तो पार्ट वन में डिफाइन किया गया। अब जब वो अमल मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं वो हम जानते हैं मिर्ज़ा खुर्रम शहजाद साहब से। जी मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया मलिक तौसीफ साहब वंस अगेन आपका। अच्छा मलिक साहब, ये जो इनिशियल डॉक्यूमेंट हमने अपनी पहली रिकॉर्डिंग के अंदर मैंने जितने भी सुनने वाले हैं उनके गोशगुजार किए थे, उनमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो था डॉक्यूमेंट वो रह गया था। जी जी आपने सिर्फ एनईसी का पूछा कि ये डॉक्यूमेंट है क्या। अब इसके लेने का प्रोसीजर भी एक है। जी जी तो अगर वो कहेंगे तो मैं आपको शॉर्ट सा वो जी हाँ। बता दूं कि आपने मुतलका पटवारी से फर्ज पर एनईसी लेना है। अगर कंप्यूटराइज राजी सेंटर कंप्यूटराइज है तो वो आपने वहां से आपको ये एनईसी का फर्ज मिल जाएगा। ये एनईसी का ओरिजिनल फर्ज लेके आपने एक एप्लीकेशन सब रजिस्ट्रार के नाम पे लिखनी है। ठीक है। और उसके साथ एक बयान हल्फी लगाना, अपना आईडी कार्ड की कॉपी लगानी है, और साथ वो जो स्पेसिफिक परफॉर्मे मिलते हैं एनईसी सर्टिफिकेट के वो साथ आपने लगाने हैं। और उसमें आपने सब रजिस्ट्रार को एड्रेस करते हुए ये कहना है कि जनाब मुझे ये मैं फलां बैंक से ही कर्जा लेना चाहता हूँ अपनी इस फलां प्रॉपर्टी के इवज। तो लिहाजा मुझे अपनी इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी ये मैंने आज से पहले किसी जगह पे रैंट नहीं रखी हुई, लिहाजा मुझे फ्रेश जो एनईसी सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। तो ये सब रजिस्ट्रार साहब आपको ये एनईसी सर्टिफिकेट जारी करेंगे। दुरुस्त हो गया। अच्छा, अब हमने बात की थी कि रजिस्ट्री उसकी जी जी। किस तरीके से होगी, वो आपने बताया कि फीस कितनी लगती है और सेकंडली उसके स्टेप्स क्या हैं। अब जब रजिस्ट्री का अमल मुकम्मल हो गया है तो उससे हम आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद की फिर क्या कार्रवाई अच्छा, होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जब वो मोर्टगेज करवा चुकते हैं तो वो समझते हैं कि बैंक अब आपको लोन दे देगा। ठीक है। जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि इसके बाद अभी स्टेप्स हैं। वो डॉक्यूमेंट्स बैंक जो है, कोई भी बैंक हो, जब तक वो पूरी तरह से मुतमईन नहीं हो जाता कि ये ट्रांस प्रॉपर्टी जो है इन मोड ऑफ मोर्टगेज बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है कंप्लीटली, तब तक वो आपको जो लोन की वो ट्रांजैक्शन है वो नहीं करेगा। उसके लिए जो बैंक के पास जो लीगल एडवाइजर हैं वो मौजूद होते हैं जो उनको उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देते हैं। तो मैं, जैसा कि पिछली रिकॉर्डिंग में हमने अब ये सारा कवर कर लिया था कि मोर्टगेज होती कैसे है। अब जब मोर्टगेज आपकी हो जाएगी तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो मोर्टगेज डीड होगी ठीक जो है। तहसीलदार ने पास की रजिस्टर होगी। की। ठीक है जी। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि क्या उस मोर्टगेज डीड के ऊपर इंतकाल बैंक के नाम पे चढ़ गया कि नहीं। तो वो मुतलका पटवारी या राजू सेंटर जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद करेगा, और वो जो इंतकाल है वो बैंक के नाम पे ट्रांसफर करेगा। ये डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बैंक को रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद से फर्द फॉर रिकॉर्ड आपको अगेन चाहिए होगा, जिसे फर्द फॉर लियन भी कहते हैं, जिसके ऊपर लियन मार्क होता है या नोट लिखा होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये फलां तारीख को फलां रजिस्ट्री नंबर की फलां इंतकाल नंबर की रूह से ये जो प्रॉपर्टी है ये फलां बैंक के नाम पे इतने पैसों के इवज रैन हो चुकी है। अच्छा, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि वो जो फर्द बाद में आपको जी मिलता है, जी। जिसे फर्द फर लियन आप कह रहे हैं। फर्द फॉर रिकॉर्ड भी और फर्द फॉर लियन भी। दो अलग अलग फर्द मिलते हैं नहीं नहीं, ये कि एक ही एक ही फर्द। फर्द है। अच्छा अच्छा। बेसिकली जब आपका वो फर्द फॉर रिकॉर्ड ही होगा आपके नाम पे ही होगा। ठीक ठीक है। है। ये आप इन ये सब मोर्टगेज जब आप रेंट रखते हैं तो वो सिर्फ उसकी जो राइट्स हैं वो जो बैंक के नाम पे ट्रांसफर हो ठीक है, जाते हैं। टेम्परेरीली यानी हाँ आप वो जी। सस्पेंड हो जाती है, आप उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सेल सकते, नहीं कर लेकिन सकते वो किसी भी, ना ही आपके किसी मोड नाम में पे ही। ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक हो गया, वो आपके नाम पे ही जाहिर हो हाँ गई है। जी। अच्छा, ये अब आप बताएं, जब ये सब कुछ आपको जारी हो गया, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स का आप जिक्र कर रहे हैं, ये हम्म। जब आपको मिल गए हैं तो इसके बाद फिर अब ये मुकम्मल हो गया है या अभी भी फर्दर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। नहीं, ये जब डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट कंप्लीट हो जाएंगे फर्द फॉर लियन तक,
तो फिर ये डॉक्यूमेंट आप बैंक को हवाले करेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हवाले करेंगे बैंक को। बैंक इनको अपने लीगल एडवाइजर को भेजेगा। लीगल एडवाइजर को चेक करने के बाद अपना फाइनल लीगल ओपिनियन देगा, जिसके बाद जो लोन की जो ट्रांजैक्शन है वो आपके अकाउंट में। अच्छा चले मिर्जा साहब, इसको थोड़ा सा आप इस अंदाज से बयान कर दें कि एज पर रूटीन इस पूरे अमल में तकरीबन कितना टाइम, यानी एवरेज टाइम की अगर आप बात करें तो कितना टाइम लग जाता है? एवरेज टाइम अगर आप देखना चाहें तो ये जल्द, अगर तो ये किसी कानून ज़ाब्ते के तहत ये अगर काम होते हो यहाँ पाकिस्तान के अंदर, तो फिर तो ये 1 से 1.5 हफ्ते की बात है। ठीक है। क्यों? चूंकि ग्राउंड रियलिटीज इसके बिल्कुल बरक्स होती हैं, और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको बहुत अशद जरूरत होती है अपने कारोबार के लिए लोन की। तो वो ये समझते हैं कि ये 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए, जो कि होनी भी चाहिए मैं कह रहा हम्म। हूँ। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज में ऐसा हरगिज नहीं होता। आपको कभी पटवारी टाइम पे नहीं मिलेगा, कभी आपको रिकॉर्ड सेंटर वाले जो कंसर्निंग ऑफिसर्स जो हैं वो आपको टाइम पे नहीं मिलेंगे। और अगर टाइम पे होंगे तो वो कहेंगे कल आ जाएं, परसों आ जाएं, अभी मैं बिजी हूँ, या इस तरह से। फिर सबसे बड़ी बात ये कि जो मुतलका साहब रजिस्ट्रार साहब हैं वो आया बैठे हुए हैं कि नहीं, जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट मॉर्गेज डेट की जो ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे हम्म। इंपॉर्टेंट रोल है, वो आपको अवेलेबल होते हैं कि नहीं। वो अवेलेबल होंगे तो आपकी ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि सब रजिस्ट्रार साहब के पास तहसीलदार साहब का भी चार्ज उन्हीं के पास हम्म। मोस्टली होता है। फिर उनके पास उन्होंने सब्जी फ्रूटों के जो रेट्स हैं वो भी उन्होंने चेक करने आजकल होते हैं। उन्होंने आटा भी बेच रहे हैं, तो सही सब्जियों के कह रहे रेट हैं। शेट, आटे शाटे, हम्म। ये सारा कुछ भी उन्होंने करना होता हम्म। है। उसके बाद जो दीगर अफसराने बाला के जो लिबास मार, वो भी उनके साथ, ठीक हो वो गया। वो भी चार्ज उनके पास होता है। नहीं तो अगर तो आप फिर अगेन वही मेरा सवाल कि एवरेज आप बात करें तो क्या ये 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में, ये 4 हफ्तों में कितने? ये तकरीबन आपके 1.5 से 2 माह डेढ़ से इस दो पे माह लग लग सकते हैं, जाते हैं। मैक्सिमम लग अच्छा अच्छा। सकते हैं। अगेन मैं अब इस पे भी बात करूं कि जब हम प्राइवेटली कोई लैंड सेल परचेज का अमल करते हैं तो वो तो आप यूं समझ लें कि एक वीक में सारा प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। लेकिन यहाँ क्योंकि एक साइड पे बैंक है, बैंक की रिक्वायरमेंट्स स्ट्रिक्ट होती हैं, तो इसलिए उनको पूरा करते हुए ये फिर इतना ज़्यादा टाइम जो मिर्ज़ा साहब बता रहे हैं वो फिर शायद इस वजह से लग जाता है। तो मिर्ज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जनाब अपने चैनल पे दावत दी। जनाब वेलकम। इसमें जनाब हमने अभी इस पॉइंट को हाईलाइट किया कि यानी पहले तो पार्ट 1 में जो डॉक्यूमेंट्स थे उन पे बात हुई, तो अब जो पोस्ट रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रेशन के बाद का जो अमल है वो आपके सामने रखा। अब इसमें एक और मजीद नुक्ता है जिसको नेक्स्ट कभी उस पे बात करेंगे कि जब आपने बैंक को कर्जा वापस कर दिया है, अब ये प्रॉपर्टी आपको वापस मुंतकिल होनी है, क्योंकि उस पे तो बार लग गया, आपने कर्जा बैंक को लौटा दिया। अब आप स्टिल वो जमीन सेल नहीं कर सकते जब तक वो जमीन रिलीज ना हो जाए। अब इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, वो मैं मिर्जा साहब से पूछ लेता हूँ, क्या कहते हैं आप जी, उसको? उसको कहते हैं कि रिडम्पशन। रिडम्पशन। ये जो रिडम्पशन रिडम्पशन करवाना। का अमल है वो फिर ऑनवर्ड नेक्स्ट किसी रिकॉर्डिंग में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उस पर क्या कॉस्ट आती है, और उसका प्रोसेसिंग टाइम क्या है, और उसके लिए कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इंशाल्लाह वो कभी आपके सामने उनको डिटेल से बयान करेंगे। थैंक यू वेरी मच।